साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में हमारी चल रही थी रक्षा युक्तियां, यही चल रही थी रक्षा युक्तियां। और रक्षा युक्तियों को हम और क्या कह सकते हैं? अहम रक्षा मनोरचनाएं। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति इसमें अपने अहम को क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है, रक्षा करना चाहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं। समझ में आई? अहम का अर्थ वो ईगो होता है ना व्यक्ति का, वो बचाने के लिए वो क्या करता है? अपना दोष किसी दूसरे पर थोप देता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जिसे ईगो बोलते हो ना, ईगो बचाने का बस ये समाधान है। कौन सी? रक्षा युक्तियां। इसमें हमने कल बात जो की थी वो किसकी की थी? कहां छोड़ दिया था? नहीं, कौन सी समझा दी थी आपको? अच्छा, नहीं अप्रत्यक्ष चल रही है अब। हाँ, तो ये पूछ रहा हूं, यानी अब हम बात करेंगे किसकी? अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियों की, जिसकी हमने पूर्व की क्लास में क्या कर ली थी? बात कर ली थी। यही तो पूछना चाह रहा था मैं। ये जो अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियां होती हैं, ये किस मन से संचालित होती हैं? अचेतन मन से। वाह, याद है आपके तो है। अचेतन मन से, अचेतन मन से क्या होती हैं? संचालित होती हैं। और व्यक्ति क्या करता है? अपने अहम को बचाने के लिए कुछ ना कुछ बचाव करता है, वही क्या कहलाएंगे? अब यहां से अगर हम बात करें कि अप्रत्यक्ष जो रक्षा युक्तियां हैं, इनका प्रयोग कह लो या ये किसने दी हैं? किसने दी है? तो ध्यान रखना, जब कभी भी बात आए अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियों की, तो ये देने वाले विद्वान कौन है? फ्राइड है। कौन है? फ्राइड है। फ्राइड ये ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, तो फ्राइड ने ये रक्षा युक्तियां दी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? दमन की, जिन्हें हमने कल समझ लिया था। समझा था क्या? हमने क्या समझा था? जब व्यक्ति के पास कोई दुखद अनुभूतियां हो या कोई अनैतिक भरे विचार हो और वो स्वतः ही क्या चले जाएं? अचेतन मन में चले जाएं, वो क्या कहलाएगा? दमन कहलाएगा। और जहां व्यक्ति अपनी इच्छा से उन्हें क्या करे? चेतन मन से बाहर निकालने का प्रयास करे, वो क्या कहलाता है? बस इतना ही ध्यान रखना है कि वो चेतन मन की बातें जो आपको दुख दे या अनैतिकता भरी हो या आपको निराश कर रही हो, तो वो अपने आप स्वतः ही कहां चली जाए? अचेतन में। तो तब तो कहलाएगा दमन। और वो व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से चाहे और वो धकेलना चाहे तो चेतन मन से क्या कर दे? बाहर फेंक दे, और भविष्य में वो चीज कभी याद ही ना आए, तो वो क्या कहलाएगा? शमन। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि दमन वाली जो चीजें होती हैं वो दमित हैं, वो कुछ समय के बाद फिर क्या जाएंगी? बाहर निकलने का प्रयास करेंगी। परंतु शमन वाली चीजें बाहर ही नहीं है, वो तो चेतन मन से क्या कर दी? डिलीट ही कर दी, अचेतन में भेजी नहीं, तो वो कभी दोबारा याद नहीं आती। तो मैंने दोनों का उदाहरण बताया था कि जब दूध वाले से या अखबार वाले से सुबह सुबह लड़ाई हो जाती है, माथापच्ची हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? जाने दे, जो हुआ तो हुआ, अर्थात हम उसे क्या कर देते हैं? बुला देते हैं। तो ये क्या है? समन है। परंतु वे अनुभूतियां जो दुखद हैं, जो अचेतन मन में चली गई, आपने कुछ समय के लिए उन्हें बुला दिया, परंतु जब समय मिलेगा तो वो क्या आएंगी? वापिस चेतन मन में आने का प्रयास करेंगी। तो वो क्या कहलाएगा? दमन कहलाएगा। कैसे? आपके एनसीईआरटी के उदाहरणों की बात करते हैं। कैसे? एक शादीशुदा महिला, एक शादीशुदा महिला अपनी गालियों पर नियंत्रण कर लेती है। गालियां शादी से पहले खूब गाली निकाला करती थी वो, भैंस की आंख, ये वो जो भी, क्योंकि मुझे तो गालियां यहाँ सुनने को मिली हैं कि यहाँ ये गालियां चलती हैं। तो इस तरह की गालियां निकाल, और जैसी शादी हुई तो वो अपनी गालियों का क्या कर रही है? दमन कर रही है। ससुराल में नहीं निकालती वो, तो ये क्या हुआ? दमन हुआ। यानी अनैतिक बातें थी, उसने क्या कर दिया? उन्हें अचेतन मन में पहुंचा दिया। क्या वो उन्हें भूल गई? जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो वापिस आ जाएगी। आया ना दमन? किशोरावस्था वाला उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दिया है कि किशोर जो होता है वो अपनी काम प्रवृत्ति का क्या करता है? दमन करता है, क्योंकि वो अनैतिक बातें हैं,
वो अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो वो क्या करता है, उस चीज का क्या करता है, दमन कर लेता है। परंतु कुछ समय के बाद वो दमन क्या आता है, वापिस से बाहर निकल आता है। ये क्या कहलाएगा, दमन कहलाएगा। अब मैं फ्राइड की एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है, कथा सुनाता हूं, कथा के पैसे लगते हैं, है ना, ये व्रत की कथाएं सुनते हो तो पंडित को देने पड़ते हैं, तो जाते समय आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। फ्राइड क्या हुआ, ये दमन क्यों इन्होंने दी, किस प्रकार से दी, वो सुनिएगा। फ्राइड एक बार स्टेशन पर गया, और स्टेशन पर जाने उसे किसी स्थान पे जाना था, नाम था रोजनविंग, ठीक है, स्थान का नाम रोजविंग नाम था, वहां जाना था। और जैसे वो खिड़की पर पहुंचा, उसने टिकट के लिए पैसे निकाले, वो भूल गया। वो कहता भाई साहब कहाँ जाना है, वो कहता यार जाना तो था। आपके साथ भी होता है ऐसा, भूल जाते हैं, अब वो नाम भूल गया, फिर कहाँ जाना था, कई देर सोचता है, वो कहता चलो याद नहीं आता, वो वहां से खिड़की से दूर हटता है, बेंच पे आके बैठ जाता है, सोचता है यार मुझे कहाँ जाना था, और उसके याद आता है कि रोजविंग जाना था तुझे, तो कहाँ जाना था, रोजविंग। वो क्यों भूला रोजविंग, क्योंकि रोजविंग नाम से उसका संबंध था, क्योंकि रोज मेरी नाम की उसकी चचेरी बहन थी। कौन थी, रोज मेरी नाम की उसकी चचेरी बहन थी, और वो अपनी चचेरी बहन से क्या करता था, नफरत करता था। और जब हम किसी चीज से नफरत करते हैं तो उस नाम को क्या करते हैं, बुलाने का प्रयास करते हैं। तो वो उस रोज मेरी नाम जो था उसी सिस्टर का, उसको तो भूल रहा है, और वो नाम कैसा था, उसके जैसा ही था, तो वो कहां चला गया, ऑटोमेटिक ही कहां धकेल दिया उसने, अचेतन में। तब वो स्थान का नाम है भूल गया। तब उसके माइंड में आया कि अरे मैं ये नाम क्यों भूला, मैं अचेतन मन में कैसे चली गई ये बात। तब उसने देखा कि जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, जिस चीज से हम घृणा करते हैं, वो चीज कहां चली जाती है, अचेतन। तो इसका अर्थात क्या हुआ, दमन हुआ, उसका क्या हुआ, दमन। जो अच्छी नहीं लगती वो कहां जाती है, अचेतन में जाती है, तो वो क्या हुआ, दमन हुआ। तो उस वजह से उन्होंने इस रक्षा युक्ति को दिया, जिसका नाम क्या था, दमन, रिप्रेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रह जाएगा। अब जैसे आप नींद में बड़बड़ाते हो, कई लोग बोलते हैं ना नींद में, कई लोग नींद में चलते हैं, होता है ऐसा। कई बार आप किसी वस्तु को भूल जाते हो, ये सब दमन के कारण है, ये दमन का प्रभाव होता है। कई बार वस्तु को इधर उधर रख देते हो फिर भूल जाते हो, ये सब दमन का प्रभाव बताया है। किसने, फ्राइड ने। तो लिख लें, चलिए, तो कथा हो गई समाप्त। अब लिखें दमन। रिप्रेशन लिखें। दमन का तात्पर्य है इच्छाओं और कामनाओं, ये सॉरी पहले अपन वही लिखते हैं। दमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, सिगमंड फ्राइड ने किया, अर्थात हमने किया है, ठीक है, फ्राइड ने किया। लिखेंगे नीचे, दमन से तात्पर्य है, दमन से तात्पर्य है कि इच्छाओं और कामनाओं को, इच्छाओं और कामनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट, इच्छाओं और कामनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट न होने देना, बताओ, मेरी इच्छाएं हैं, उस महिला की इच्छा थी कि ससुराल में, उसकी इच्छा क्या थी, गाड़ियां निकाले, परंतु ससुराल में जाके गाड़ी निकाल सकती है क्या, क्योंकि ये तो असामाजिक हो जाएगा कि बहुएं तो बड़ी सभ्य होती हैं, और गाड़ी निकालना अच्छी बात है क्या, अनैतिकता की बात है, इसलिए उसने क्या कर लिया, दबा ली। तो वही तो बात कह रहा है, न होने देना उसकी कामना को।
लड़के की जो लिबिडो प्रवृत्ति थी, सेक्स की प्रवृत्ति है किशोर अवस्था में, उसका वो क्या करता है, दमन करता है। अनैतिक बात है, तो वो क्या है। ठीक है, नई लाइन से लिखेंगे नीचे, आगे वाले पेज पे लिख दूं, कहीं लिखें। देखो, दमन है एक स्वतः, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, स्वतः चलने वाली मानसिक मानसिक क्रिया है स्वतः क्या होता है, अपने आप ही आप कुछ चीजों को अपने आप ही भूल जाते हो, स्किप कर जाते हो, होता है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि पेपर में पूछी गई है, अपने आप चलती है। अगर ये चीज आपके याद हो गई, ये स्वतः चलती है, तो आप दमन और समन में कभी भी गलत कर नहीं करके आओगे। ठीक है, और वहां तो स्वतः थोड़ी चलती है, समन में वहां तो हम चाहते हैं तो चलती है, और यहां अपने आप चलती है। किसके डर से, अनैतिकता और असामाजिकता के डर से, ताकि हमारा जो ईगो है वो क्या ना हो जाए, ठेस ना पहुंच जाए, हमारा लोगों के सामने गलत रूप सामने ना आ जाए। ईगो को बचाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, रक्षा युक्तियों का प्रयोग करता है। आगे लिखेंगे, इस युक्ति में, आगे लिखें, इस युक्ति में, इस युक्ति में अवांछनीय, अवांछनीय, अब बात तो वही होगी ना अनैतिकता वाली, अवांछनीय व अस्वीकार्य, जो समाज क्या नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, अस्वीकार्य कार्यों, भावों, इस युक्ति में अवांछनीय और अस्वीकार्य कार्यों, भावों, यादों को अचेतन मन में, अचेतन मन में धकेल दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। कल हमने एक डायग्राम सा बनाया था, रफ में समझाया था ना आपको, याद होगा। क्योंकि इसके आगे लिखेगा, क्योंकि उन्हें याद करना, क्योंकि उन्हें, किनको, इन अस्वीकार्य कार्यों को, या ठीक है ना, अस्वीकार्य, या क्योंकि उन्हें याद करना, याद करना, बताओ कैसा होगा, कष्टपूर्ण या दुखदाई, कष्टपूर्ण या दुखदाई या भय पैदा करने वाला होता है, करने वाला होता है। ठीक है, ये तो हो गई बात दमन की जो किताबों में लिखी है। ठीक है, अब फ्राइड सिर्फ छोटी सी बात कहता है, वो लिखिए मेन किताब में फ्राइड ने क्या लिखा है इसके बारे में। अपने को तो ये याद कर लोगे ना फ्राइड वाली, तो दमन कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो लिखे, व्यक्ति की वे दुखद अनुभूतियां, वे दुखद अनुभूतियां जो स्वतः ही अचेतन मन में, व्यक्ति की वे दुखद अनुभूतियां जो स्वतः ही अचेतन मन में चली जाती हैं, चली जाती हैं, अर्थात अर्थात भूल जाना, अर्थात भूल जाना। रेड सही दिख रहा है क्या वहां पे, मेरे को पता ही नहीं, व्हाइट तो होता तो दिख। एग्जाम्पल में लिखिएगा,
एग्जाम्पल में लिखो, कई महिलाएं शादी के बाद गंदी गालियों का दमन कर लेती है। क्या कर लेती है? कई महिलाएं शादी के बाद गंदी गालियों का क्या कर लेती है? दमन कर लेती है। इन गालियां निकालनी बंद कर लेती। भूली नहीं है, कहां चली गई? अचेतन में। और जिस दिन आवश्यकता पड़ी, पड़ोसन के साथ लड़ाई हो गई या किसी के साथ, तो फिर वो सारी की सारी गालियां। और पता है ना आपको, महिलाओं की गाड़ी बड़ी गंदी होती है राजस्थान में, है ना? पता नहीं कहां कहां से लेके आती है। गोड्डा से मुंह आ रही। अब बताओ, गोड्डे जैसा मुंह हो सकता है क्या ऐसा इस तरह का? है ना? मुंह करे गो बरगो, गो देखी है, लिजार्ड, छिपकली, विश्व मुंह हो कि यानी इस तरह की गंदी गंदी गालियां देती हैं उनको। तो ये गालियों का क्या कर लेती है? बाद में दमन कर लेती है। कौन सुनेगी के? सुन ले बाद में। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, का एक लिखवा दूं, एनसीईआरटी के लिखवा रहा हूं। तो लिखो, किशोर है, किशोर काम प्रवृत्ति, सेक्सुअल काम प्रवृत्ति को व्यक्त करके समाज के नैतिक नियमों, समाज के नैतिक आदर्शों, समाज में ये बात करनी अच्छी होती है क्या? बताओ, कभी अच्छी नहीं मानी गई है। ठीक है? नैतिक आदर्शों के विरुद्ध आचरण, नैतिक आदर्शों के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, वह काम प्रवृत्ति का दमन करता है। काम प्रवृत्ति का दमन करता है। ओके? हाँ हाँ, ये राजस्थान में चलती है, मुक्का से मुंह वाली, ये सुना है मैंने। चलिए लिखवाऊं आगे। दूसरी, मैं वो रक्षा युक्तियां 7 लिखवाऊंगा आपको जो दोनों में भेद करती हो। ऐसे लगता हो दोनों सेम ही है। जब ऑप्शन में ध्यान रखना, जब आपको ये लगे कि ये तो समन है परंतु ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो फिर क्या कर दो? दमन कर दो। दोनों साथ में नहीं आती कभी भी, परंतु फिर भी अपने को पढ़ना जरूरी है। ठीक है? तो आगे लिखेंगे अपन 2 नंबर, शमन। ठीक है? शमन इंग्लिश में वो री था, ये एस से शुरू है, तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। कंप्रेशन। ठीक है? तो इसमें लिख लो, इस रक्षा युक्ति में व्यक्ति अपने दुखद विचार या अनुभूति, इस रक्षा युक्ति में व्यक्ति अपने दुखद विचार, अनुभूति या घटना को बलपूर्वक लिख लो या जानबूझकर लिख लो, जानबूझकर अचेतन मन में भेज देता है। अर्थात कल मैंने दोनों के अलग अलग शब्द बताए थे, वो ही है। वो क्या होता है? भूल जाना, और ये भुलाना। अर्थात स्वयं भुलाना चाहता है, स्वयं भुलाना, अंडरलाइन कर लेना इसके नीचे, चाहता है।
दोनों को इतने रूप से याद रख सकते हो, भूल जाना दमन है, बुलाना शमन है, और सह से स्वयं होता है। नीचे लिख लेना, यह दमन के बिल्कुल विपरीत है, यह दमन के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, यह दमन के क्या है, बिल्कुल है विपरीत है। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल वही लिख लो, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। अर्थात यहां क्या हो रहा है, खुद बुलाना चाह रहा है ना, जो हुआ सो जाने दे यार, कोई बात नहीं, छोड़ो, यही होता है। या दूसरा, सुबह 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 अखबार वाले, अखबार या दूध वाले, धोबी कुछ भी हो सकता है, अखबार वाले से हुई झड़प को क्या करना, बुलाना। ओके, लिख लिया। अब अपन डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां लिखना है, क्या है ये, पेलपोती गलत हो गए। ये कौन सा मन है, चेतन मन। वैसे तो कल समझ लिया था। और ये कौन सा है, अचेतन मन। अपने तो दो ही काम में आ रहे, तो तीसरे मन की बात ही नहीं करेंगे, तीसरा यहां होता है ना, कौन सा। ठीक है, अब चेतन मन में कोई भी मान लो अनैतिक बात आ गई, अनैतिक कह दो, दुखद कह दो, या असामाजिक कह दो, क्या आगे, विचार आगे आपके, क्या आगे, विचार। क्योंकि चेतन मन किसको प्रदर्शित करता है, हमेशा ही प्रत्यक्ष को करता है, या हम कह सकते हैं भौतिक स्वरूप को करता है, यही तो होता है। अब आपके मन में क्या आ गए, अनैतिक विचार आ गए, गंदे गंदी बातें आ गई, दुखद बातें आ गई। अब व्यक्ति क्या करेगा, जब ऐसी बातें आ जाती है तो व्यक्ति का ईगो प्रभावित होता है। वो सोचता है अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो मेरा क्या होगा, समाज में रेपो गिरेगी, इज्जत कम होगी, तो इससे अच्छा है कि मैं इस चीज को क्या कर लूं, दबा लूं। जब व्यक्ति दबा लेता है इन अनैतिक बातों को, वो कहां भेज देता है, इस चेतन मन की बातों को कहां भेज रहा है वो, यानी ये बातें जब अचेतन में चली आती हैं, चेतन मन की बातें कब कहां चली आए, अचेतन में, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, दमन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये अचेतन में आ गई, भविष्य में बाद में निकल जाएंगी। सभी आदमी, यहां तक के मैंने बताया सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत आपको पढ़ाया था ना, तो वो क्या कहता है, लिबिडो तो हर जगह होती है, काम की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति हर जगह होती है, तो वो कहता है कई बार ऐसी अनैतिक बातें आ जाती हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, उन्हें दबा देता है, और दबाता है तो कौन से मन में आई, अचेतन में, तब क्या कहलाएगी वो, दमन। अब कुछ बातें, अनैतिक बातें यहां भी आ गई चेतन मन में, तो वो जरूरी नहीं सारी बातें अचेतन में भेजता है, कुछ बातें ऐसी होती है उन्हें भूलना भी जरूरी होता है। जैसे हम सुबह सुबह अखबार वाले से लड़े, तो वो बातें मैं कितनी देर स्टोर रखूं, वैसे तो डेली लड़ते हैं हम, तो सब्जी वाले से लड़ लेते हैं, उनको रखें खुंदक मान लें उनसे, होता है क्या, ऐसा नहीं होता, हम उन्हें भूलना चाहते हैं, और वो फिर क्या कहता है, चेतन मन से कहां फेंक देता है, बाहर फेंक देता है कि अपने काम की बात नहीं, अपने कवरेज क्षेत्र से बाहर है। अगर वो उन बातों को बाहर भेज रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा, शमन कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, बातें दोनों ही आ रही हैं, ये देखो अनैतिक, दुखद, असामाजिक यहां आ रहे हैं, अगर वो उन बातों को कहां भेज रहा है, अचेतन में, तब तो क्या है, दमन। अगर उन बातों को वो चेतन से क्या कर रहा है, बाहर ही फेंक रहा है, अर्थात बुलाना चाह रहा है, तो फिर वो क्या है, समन है। याद रह जाएगा इतना। अब दोनों करवाए थे, दोनों का एग्जाम्पल यहां, अगर इसको उतारना है तो उतार सकते हो, नहीं उतारना है तो कोई बात नहीं है। ओके,
अब मैं यहां पे लिख रहा हूं दमन के, इसी के नीचे दमन के प्रमाण, कि दमन कहां कहां होता है। तो मैंने आपको बता के गया था कहां कहां होता है बेटा, अभी बताया था। नींद में, नींद में बड़बड़ाना, नींद में कौन कौन बड़बड़ाता है, तो सोच लेना आप में क्या हो रहा है, दमन हो रहा है। आपका मन के अंदर दाबना तो चाह रहे हो, उस वस्तु को अचेतन में भेजना तो चाह रहे हो, अपने आप ही जा रही है। नींद में बड़बड़ाना, चलना, ये सब किसके उदाहरण है, दमन के उदाहरण है। पूछ सकता है आपसे, ओके। सपने आना, ये भी सपने आना, ये भी किसका उदाहरण है, दमन का है। सपने आते हैं, कुछ सपने होते हैं जो याद रह जाते हैं, सारे रहते हैं, सारे सपने याद रहते हैं क्या, कुछ ही रहते हैं। बता दे फिर सपने किस कलर के आते हैं तेरे को, साइकोलॉजी के हिसाब से पूछ रहा हूं। जब तेरे को सब तो कहते सारे याद रहते हैं, तो बता सपनों का रंग कैसा होता है, रंगीन होते हैं, हो ही नहीं सकता, फिर आपने सपने देखे ही नहीं। अगर आपको रात को सपने आते हैं तो ध्यान रखना वो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएंगे। क्यों, सूर्य की पराबैंगनी किरणें नहीं होती, रात को सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही। तो रात को जो सपने आते हैं वो हमेशा ही ब्लैक एंड व्हाइट आएंगे। दिन में अगर सोओगे तो सपने रंगीन आएंगे, क्योंकि सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों से टकराती हैं, उस वजह से सपने रंगीन आते हैं। ध्यान कभी यूज करके देख लेना। अगर रंग का भी सपना आ रहा है ना तुम्हें, कोई कलर का, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखेगा। ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है, ठीक है। तीसरा, लिखने व पहचानने में भूल। कई बार देखो हम लिखते हैं, याद होती है लाइन, ऐसे लग रहा है याद है, परंतु पेन नहीं चलता। होता है क्या ऐसा आपके साथ, याद होती है जब आप लिखते हो ना, याद होती है लिख दे, पर आगे पेन उठता ही नहीं, तो वहां दमन हो रहा है। तो लिखने व पहचानने में क्या होती है, भूल। सामान का इधर उधर रखकर भूल जाना, सामान का इधर उधर रख कर भूल जाना, ये तो सर हमारे साथ बहुत होता है, होता ही होगा, ठीक है। उसके बाद में लिखे, यहां लिख दूं, और ये भी आपके साथ होता है, निश्चित समय जाग जाना। सही बात है क्या, आपकी आदत बन गई, अब सुबह 5 बजे उठना है, पेपर हो जाएगा, उसके बाद पेपर वाली रात ये कह के सो गए, पेपर दे के आके अब मेरे को उठाना मत, परंतु जाग डेली 4:45 आया करती थी, उस दिन 4:30 आ जाएगी, बिना अलार्म उठते हो। ये भी दमन का प्रभाव है, ठीक है। और फिर लिखें नंबर 6, मानसिक रूप से विक्षिप्त। अगर इन रक्षा युक्तियों का समय समय पर प्रयोग कर लिया जाए, थोड़ा किया जाए, तो आदमी समायोजन कर सकता है। अगर आप इसका लगातार प्रयोग करने लग गए, दमन और समन का लगातार समय समय पर करें, तो आप अपने अहम को बचा सकते हैं। और आप लगातार ही करने लग गए, हर जगह दमन और समन चलने लग गई, कोई भी रक्षा युक्ति है, अगर आप उसका लगातार प्रयोग कर रहे हो, तो याद रखना तुम पागल हो जाओगे। हर चीज में दमन, हर चीज में समन, ऐसा नहीं करना। तो इसीलिए लिखा है कि मानसिक रूप से क्या हो जाना, विक्षिप्त होना, ये भी दमन का प्रभाव है, ये दमन का ही उदाहरण है, ये दमन के लिखवाए हैं सारे। तो समझ में आ गया, हाँ जी बिल्कुल। तीसरा, चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे का नाम है युक्तिकरण।
युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण, नाम बहुत गजब गजब के हैं इसके। तर्क संगतिकरण। तीसरा औचित्य स्थापन, औचित्य स्थापन। इंग्लिश में नाम रेटलाइजेशन है क्या इसको? हाँ, क्या है ये? नाम से ही पता चलेगा आपको इसका। देखो एक शब्द देखो यहां पे, ये क्या है? युक्ति क्या होता है? जब आपके अहम पर चोट लगती है आप क्या कहते हो? एक मिनट रुको, मैं कोई स्कीम लगाता हूं, कोई तरकीब लगाता हूं जिससे मैं क्या कर लूं, खुद को बचा लूं। यानी मैं क्या कर लूं, खुद को बचा लूं। इसमें व्यक्ति स्वयं ही स्वयं को धोखा देता है, ध्यान रखना। इसमें व्यक्ति स्वयं ही स्वयं को क्या देता है? इसीलिए तर्क संगतिकरण, तर्क का अर्थ होता है तार्किकता। और ऐसा बहाना आपके सामने रखेगा, ऐसा तर्क आपके सामने रख देगा, आपको लगेगा ये तो सही है, आगे वाला बंदा क्या है, गलत है। यानी आप अपने पक्ष को इतना मजबूत रख दोगे, आगे वाले गलती आपकी है, आप उस गलती की पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं और आप इस तरह से तर्क प्रस्तुत कर देंगे कि आगे वाले को जिम्मेदार ठहरा देंगे। औचित्य स्थापन, औचित्य में क्या आता है? औचित्य क्या होता है? उचित, उचित शब्द से बना है ना औचित्य। उचित में यह प्रत्यय लगाते हैं, औचित्य बन जाएगा। यानी आप अपनी बात को उचित ठहराने के लिए उसे दूसरे के स्थान पर क्या कर देते हो, आरोपित कर देते हो। वही क्या कहलाएगा? आपका औचित्य स्थापन। अर्थात सीधी सी बात है, स्वयं को धोखा देना, खुद को धोखा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताओ, तुम कहां कहां इस रक्षा युक्ति का प्रयोग करते हो, बताओ। हाँ है, हाँ एक तो वो है ही, पक्का ही है ये तो। दूसरा दो तरह से करता है आदमी, एक तो बचने का प्रयास करता है और एक श्रेष्ठ करने का प्रयास करता है, मैं उससे श्रेष्ठ हूं। दो तरह से करता है। जैसे अंगूर खट्टे हैं, क्या है? अंगूर है खट्टे हैं। दो तरह से प्रयास किससे कर रहा है? देखो अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी ने प्रयास किया क्या? सुनी होगी कहावत तो, प्रयास ही नहीं किया और बिना प्रयास के क्या कर दिया, अंगूरों में क्या निकाल दिया? दोष। किसको धोखा दिया? स्वयं को। अंगूर किसे चाहिए थे, भूख किसको लगी थी, धोखा किसको दिया? स्वयं को। ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि मैं तो सही हूं, अंगूर खट्टे हैं इसलिए नहीं खा रही, रक्षा युक्ति आई। दूसरा मैं कहता नींबू तो मीठे हैं, स्वीट लेमन थ्योरी बोलते हैं इसका, नींबू मीठे हैं। अब नींबू मीठे हैं, इसमें भी औचित्य स्थापन है। नींबू कभी मीठे हो सकते हैं क्या? तो हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। इसीलिए नींबू मीठे में वो उचित स्थापन करेगा कि मैं तो श्रेष्ठ हूं, मैं तो श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठता का मतलब मेरी जो चीज है वो क्या है, बेस्ट है। कभी नींबू मीठा हो सकता है क्या? पर वो कह रहा है नींबू क्या है, मीठा है। ये सब चीजें किसको प्रदर्शित करती है? औचित्य स्थापन को। जैसे आपने देखा होगा, कभी इंटरव्यू आपने किसी का देखा हो, कभी सौभाग्य मिले आपको, आप किसी अपराधी का इंटरव्यू लेना, उससे पूछना कि तू यार अपराधी क्यों बना, है ना, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज के भी आवेंगे पसीने, देखिए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। उसको पूछना कि तू अपराधी क्यों बना, तो फिर वो क्या बताएगा पता है? भाई साहब मैं ऐसा नहीं था, मैं बहुत अच्छा था, भाई जी मजबूरियां आ गई, मैंने कुछ किए नहीं। यानी अब क्या कर रहा है, खुद को धोखा दे रहा है। अगर तू कुछ किए ही नहीं तो तेरे को फिर किस चीज की सजा मिली? आपको तो नहीं मिली। यानी स्वयं को क्या देते हैं, धोखा देते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या कहलाएगा, युक्तिकरण। ओके, लिखिएगा इसमें, कहीं भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। तो इसमें लिखना आप, क्या है इस पे मक्खी मुक्खी बैठ गई क्या? आज बहुत ही आई है, मैं नहा के कौन नहीं आया?
लिखो, इसमें व्यक्ति अपनी अहम पर चोट लगने, इसमें व्यक्ति अपने अहम पर चोट लगने पर स्वयं ही स्वयं को धोखा देता है, स्वयं को धोखा देता है। दिमाग में ये लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे, किसी भी कारण से जो पद तो जानते हो, अब नेता आए होंगे आपके पास, आए ना, कोई नेता हार जाएगा ना तो फिर वो दोस्त किस में निकालेगा पता है? भैया राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है, ये कहेगा राजनीति बड़ी गंदी चीज है। क्या कर रहा है वो? हार गया तो क्या है? गंदी चीज है, अर्थात औचित्य स्थापन कर रहा है, युक्तिकरण कर रहा है वो। अगर इतनी गंदी चीज थी तो फिर तू खड़ा ही क्यों हुआ? अपनी हार का कारण नहीं जानना चाहता, अपने अहम को बचाना चाहता है, और क्या कहता है कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, कुत्ती चीज है, ऐसे बोलता है, ठीक है। तो ये उदाहरण भी इसी का है, तो लिखेंगे इसमें, किसी भी कारण से जो पद या वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो व्यक्ति उसी वस्तु में दोष निकालना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारे, ये तो नेता वाली बात मैंने आपको बताई, अब आपके आसपास के क्षेत्र में नजर दौड़ाइएगा। एक बच्चे ने अध्यापक की तैयारी की, खूब जच के तैयारी की बेचारे ने, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब पता है वो क्या कहेगा? ना रे सरकारी कोई नौकरी होती है क्या? सरकारी नौकरी कोई सरकारी नौकरी है क्या? ना उसमें आजादी है ना कुछ और, क्या कर रहा है वो? तो इससे अच्छा भैया अपन तो प्राइवेट पढ़ाने लग गए। अब क्या कर रहा है वो? अपने अहम को बचाने के लिए औचित्य स्थापन कर रहा है, उचित ठहरा रहा है कि मैंने जो काम किया है वो उचित है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में क्या लिख दिया, उसी में दोष निकालना शुरू कर देता है। यही युक्तिकरण है, यही युक्तिकरण है। और ये तो आपके में खूब भरा है, ये खोलने से और ज्यादा आ गई है। लिखना, अपने अनुचित व्यवहार को उचित ठहराने की, अपने अनुचित व्यवहार को उचित ठहराने की कोशिश करना क्या है? युक्तिकरण है। आगे लिखूं? आगे इसी में लिखना है, व्यक्ति के वास्तविक दोषों, यहां लिखना है, व्यक्ति के वास्तविक दोषों तू क्यों नौकरी नहीं लग पाया, वो दोष नहीं देखता। वास्तविक दोषों पर पर्दा डालने की प्रक्रिया है, पर्दा डालने की प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति
इसमें व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार होता है, स्वयं जिम्मेवार होता है, तथा वह तर्क के साथ कारण बताता है। तर्क के साथ क्या बताता है? कारण बताता है, इसीलिए इसे तर्क संगतीकरण कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे तर्क संगतीकरण कहते हैं। कितने उदाहरण लिखाने हैं जो पेपर में आने वाले हैं, वो लिखवा देता हूं, बहुत है उदाहरण। हम उदाहरण सारों की बात करेंगे। जैसे पहला तो है अंगूर है, खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। अब ध्यान रखना, इसके आगे लिखना है तो लिख लीजिएगा, जब व्यक्ति प्राप्त नहीं, यहां लिख देता हूं, जब व्यक्ति प्राप्त नहीं होने वाली वस्तु में दोष निकाले। अंगूर खट्टे हैं, उसने दोष किसमें निकाल दिया? वस्तु में। प्रयास किसने नहीं किया? खुद ने, लोमड़ी ने प्रयास ही नहीं किया, अंगूरों को खट्टा बता दिया। दूसरा, नींबू मीठे। नींबू कैसे लिखते हैं, भूल गया। फिर ठीक है, सही लिखा ना? हाँ, नींबू मीठे हैं। ध्यान रखना, यह गलत है। नींबू शब्द ही नहीं होता, नींबू होता है। अरे मेरे को आता नहीं था क्या? पर यह शब्द पक्का करवाना था आपका, अब भविष्य में नहीं बताओगे। सब आता है मेरे को, ये लो, ये सही है। नींबू शब्द नहीं होता, कभी ध्यान रखियो, नींबू ही होता है। हम नींबू बोलते हैं खुद, हमने बिगाड़ रखी है भाषा तो। जयपुर भी बोलते हैं। तो लिखे इसमें नींबू मीठे, इसमें लिखो जब व्यक्ति प्राप्त नहीं होने वाली वस्तु, प्राप्त नहीं होने वाली वस्तु को वस्तु से स्वयं की वस्तु को श्रेष्ठ बताता है। अब दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। ये दो थ्योरी कह सकते हो आप औचित्य स्थापन की। एक में तो उसी वस्तु में क्या निकाल दिया? दोष। और एक अपनी वस्तु है, उसके पास नींबू है, उन नींबुओं को क्या बता रहा है? अर्थात क्या बता रहा है? और एक में क्या निकाल रहा है? तो दो प्रकार की थ्योरी है ये। जैसे आप अमीर लोग हो, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हो, है ना? जब हमसे पूछते हैं तो हम कहते हैं भैया अमीरों के महल से हमारी झोंपड़ी अच्छी। अमीरों के महल से हमारी, प्रश्न ऐसे ही आएगा, अमीरों के महल से हमारी झोंपड़ी अच्छी। कहने वाला व्यक्ति किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? औचित्य स्थापन। कभी हो सकती है क्या झोंपड़ी अच्छी? परंतु वो अपना पक्ष रखता है, भैया उनके टेंशन है, उनके पास लाख करोड़ों रुपए हैं, उनके टेंशन रहती है कोई मार ना दे। अपने पास क्या है? क्या लेके जाएगा?
झोंपड़ी आराम, भैया अच्छी हवा लगती है, नीचे सोते हैं, सारा परिवार एक थाली में रोटी खाता है, उनके एक तो होटल में खाता है, एक कहीं खाता है। तो वो बहुत सारे एक्सक्यूज देगा। तो वो श्रेष्ठ बता रहा है किसको? अपनी झोंपड़ी को तो लिख सकते हो, अमीरों के महल से, अमीरों के महल से झोंपड़ी अच्छी, झोंपड़ी अच्छी। तो किसको प्रदर्शित कर रही है? श्रेष्ठता को। किसको प्रदर्शित कर रही है? श्रेष्ठता को। कई बार जो आदमी सक्सेस नहीं होता, नौकरी प्राप्त नहीं होती उसे, वो क्या कहता है तुम्हें पता है? तुम पढ़ते रहते हो सारे दिन, वो क्या कहता है? ज्यादा पढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पागल हो जाओगे भैया। ये भी क्या है? औचित्य स्थापन है, लिख लेना। हाँ बताता है वो, ज्यादा पढ़ना स्वास्थ्य के लिए, ज्यादा पढ़ना स्वास्थ्य या स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, ऐसे भी बोल सकता है वो, बुरा प्रभाव डालता है। बात तो खूब सारी करता है, ठीक है। परीक्षा वाला आपको याद दिया है तो लिखवाने की जरूरत ही नहीं है। परीक्षा में जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वो बहुत सारी चीजों को अपना क्या बताता है? जिम्मेवार। ये 2 पेपरों में आया और दोनों बार ही उल्टा आया। एक बार आया तो उसमें इसका उत्तर ये मान लिया, कौन सा? औचित्य स्थापन। और एक आगे आएगा तदात्मीकरण। एक बार औचित्य स्थापन नहीं था तो वहां ले लिया। वही है दमन समन वाली बात है। तो बच्चे का जब मानसिक वो फेल हो जाता है या मान लो फेल हो जाए तो वो क्या कहता है? मेरी कॉपी सही जांच नहीं हुई, मेरा स्वास्थ्य, मेरा साथ नहीं दिया स्वास्थ्य ने, और क्या बहाने निकालता है। तो परीक्षा में फेल होने पर अपना जिम्मेवार या अपनी असफलता का कारण अध्यापक को बताता है। अध्यापक ने तैयारी करवाई, अरे उसने तेरे को कुछ ना कुछ तो पढ़ाया होगा, तूने खुद से क्या पढ़ा ये बता। परंतु जिम्मेवार कौन है? सिलेक्शन नहीं होने का जिम्मेवार अध्यापक। तो वो आपका क्या है? औचित्य स्थापन है। आप स्वयं को क्या दे रहे हो? धोखा। आपको पता है सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ, परंतु फिर भी आप घर वालों को क्या गोली देते हो? अब ध्यान रखना, इनमें परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। किसमें? औचित्य स्थापन में। आपके पास दोबारा मौका आ सकता है, अगली बार बहाना सेम नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? घरवाले कहते हैं अब की बार बढ़िया कोचिंग में लग जा, तू कहेगा वहां पढ़, तू कहेगा एक डॉक्टर तेरे पास परमानेंट छोड़ देंगे, स्वास्थ्य भी खराब नहीं होने देंगे। फिर क्या करोगे? मैंने कह दिया अंगूर मीठे हैं, ला तोड़ ले। मैंने कह दिया अंगूर है मीठे हैं, परिस्थिति में चेक करके आए हूं, तोड़ ले। फिर यानी परिस्थितियां बदली जा सकती हैं, परंतु आपका युक्तिकरण जो है वो क्या है? फिर डगमगाएगा। परंतु आगे वाले में परिस्थितियां बदल देंगे, जवाब वही रहेगा। परिस्थितियां बदल दी जाएंगी, जवाब वही रहेगा। कौन सी ऐसी गुरुजी पढ़ते हैं? वो लिखना है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा लिख लेना कि दोनों में ही आता है ये प्रश्न, कि अपने परीक्षा में असफल होने पर अपनी असफलता का दोष अध्यापक पर, सही कॉपी जांच पर या स्वास्थ्य पर देना। तो ये बहुत बार पेपरों में आता है। कभी तो ये औचित्य स्थापन का उदाहरण मान लेते हैं, कभी तदात्मीकरण का। तो ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों ऑप्शन में साथ नहीं देगा, ये ऑप्शन देगा। अगर दोनों साथ दे, हम किस में करें, तो आपको फिर किस में करना है? औचित्य स्थापन में उसको ज्यादा नंबर देने हैं। ठीक है, चलिए।